नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर आ रही है। फार्मूले पर तैयार होगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जाने कब तक आ सकता है रिजल्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त होने के बाद 56 लाख छात्र छात्राओं के परिणाम का फार्मूला शासन ने रविवार को जारी कर दिया है। तो वहीं उच्च स्तरीय समिति के सुझाव पर यूपी बोर्ड ने 17 तरह के फार्मूले तैयार कर शासन को प्रस्तुत किया है। इनमें 12वीं के 15 और 10वीं के लिए 2 फार्मूले तैयार हैं। इंटर संस्थागत कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक वर्ग के गैर प्रायोगिक व अप्रायोगिक विषयों के लिए अलग अलग 2 और कृषि विषयों के लिए 4 फार्मूले हैं। कला, वाणिज्य, विज्ञान, व्यावसायिक वर्ग के प्राइवेट एवं पत्राचार शिक्षा प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए 2 अलग अलग और कृषि वर्ग के लिए 4 फार्मूले मंजूरी मिली है, जिसके तहत इंटर में एक विषय से परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरने वाले छात्रों को रिजल्ट उनकी पूर्व की 12वीं बोर्ड परीक्षा के औसत अंक के आधार पर तैयार होगा। इंटर व हाई स्कूल समकक्षता के लिए ITI पास छात्रों को हिंदी के प्राप्तांक पर परिणाम देने होंगे। सैनिक, जेलबंदी परीक्षार्थी और पत्राचार शिक्षा द्वितीय वर्ष प्रायोगिक व गैर अप्रायोगिक के छात्रों को औसत अंक मिलेंगे। तो वहीं हाई स्कूल में संस्थागत व व्यक्तिगत छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग 2 फार्मूले पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं और अंक सुधार के लिए पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उन्हें सन 2022 की बोर्ड परीक्षा में निःशुल्क अंक सुधार के लिए 1 या 1 से अधिक कितने भी विषयों में परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा और उनका परीक्षा फल वर्ष सन 2021 ही माना जाएगा। तो वहीं जुलाई दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ सकता है परिणाम। प्रयागराज हाई स्कूल और इंटर का फॉर्मूला तैयार होने के साथ ही रिजल्ट का इंतजार होने लगा है। सूत्र के अनुसार परिणाम जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित हो सकता है। और वहीं अगली बड़ी खबर CBSE एग्जाम को लेकर आ रही है। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी 12वीं CBSE बोर्ड की परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के 12वीं क्लास के रिजल्ट 10वीं और 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को प्रैक्टिकल में आए नंबरों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। वहीं जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है उन्हें वैकल्पिक एग्जाम देने का मौका भी दिया जा रहा है। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। हालांकि कोविड महामारी के मद्देनजर यह उपयुक्त स्थिति निर्भर नहीं है। तो वहीं CBI और CICISE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल ही में बने क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। तो वहीं CBSE ने कहा कि नतीजों की घोषणा के बाद यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तब बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने को लेकर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराएगा। बोर्ड ने कहा कि ऐसे छात्रों के लिए परीक्षाएं 15 अगस्त 2021 और 15 सितंबर 2021 के बीच होंगी, जो उपयुक्त माहौल पर निर्भर करेगा। CBSE ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अब स्थिति उपयुक्त होगी, तब सिर्फ मुख्य विषयों की ही परीक्षा ली जाएगी। हालांकि इस परीक्षा में ऐसे किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अंतिम माना जाएगा, जिससे इस परीक्षा में बैठने का विकल्प चुना होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के आने वाले रिजल्ट से संतुष्ट हैं यानी इसके बारे में चैट सेक्शन में जरूर बताएं। और वहीं दिल्ली में फिर से खुलने जा रहे हैं स्कूल। उप मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के कई स्कूलों का दौरा किया, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि वह स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने इस बारे में खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली में छात्रों को कोविड महामारी के मद्देनजर जल्दबाजी में स्कूलों में नहीं बुलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है ताकि बेहतर कक्षा के माहौल में छात्रों का स्वागत किया जा सके। सिसोदिया ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम छात्रों को जल्दबाजी में स्कूल वापस नहीं बुला रहे हैं। हालांकि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नई और बेहतर कक्षाओं के लिए निर्माण कार्य तेज गति से किया जाए ताकि जब बच्चे स्कूल वापस लौटे तो उनका स्वागत नई और रंगीन कक्षाओं के साथ सर्वोत्तम सुविधाओं के साथ किया जाए। और वहीं एक और अगली बड़ी खबर, अब अचानक क्यों प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में आई तेजी। 1 महीने में दाम 4 गुना तक बढ़े। जी हाँ दोस्तों, बेमौसम बारिश से हरी सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे बाजारों में आवक कम हो गई है। इसका नतीजा हमें सब्जियों के दामों में वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। पिछले महीने 5 रुपए किलो के रेट पर बिक रहा टमाटर अब 40 रुपए तक के भाव को छू रहा है। तो वहीं प्याज भी इसी रेट पर बिकने लगी है। किसानों के यहाँ से जो आलू 8 रुपए किलो पर बिक रहा है तो वहाँ बाजारों में 20 रुपए किलो से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महंगाई बढ़ाने में टॉप सब्जियों के दाम का अहम योगदान है। इन दिनों इनमें से 2 के दाम तो तेजी से इजाफा हो रहा है।
इन दिनों में इनमें से 2 के दामों में तेजी से इजाफा हो रहा है। लगातार बारिश की वजह से गाँवों में लोगों के खेतों से सब्जियाँ निकालनी या तो बहुत कम हो गई हैं या फिर बंद ही हो गई हैं। कुछ लोग तो सब्जियों की फसल उखाड़कर उसमें धान की रोपाई की तैयारी में जुटे हैं। इसकी वजह से करेला, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियों के दाम में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से ही टमाटर के दामों में भी तेजी से देखने को मिली है। इस साल आए 2 चक्रवात के असर से हुई बारिश में प्याज की काफ़ी फसल तबाह हो गई है। इसलिए प्याज के दाम भी गाँवों में 40 रुपये तो वहीं शहर में 45 रुपये किलो तक पहुँच गया है। हालांकि सब्जियों के महंगा होने से किसान को ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ विनोद आनंद के मुताबिक किसान से ज़्यादा पैसा बिचौलिए और रिटेलर कमाते हैं। किसानों को सब्जियों का जो दाम मिलता है, रिटेलर उससे 2 से 5 गुना अधिक दाम पर बेचते हैं। और वहीं कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 42,640 नए मामले, तो वहीं 1,167 मरीजों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,640 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,99,77,861 हो चुकी है। इसी के साथ ही कोरोना से 1,167 नई मौतों के बाद कुल कोरोना से मौतों की संख्या का आंकड़ा अब बढ़कर 3,89,302 तक पहुँच चुका है। आप सभी को बता दें कि देश में 91 दिनों बाद कोरोना के नए मामले 50,000 से कम रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा रिकवरी रेट बढ़कर अब 96.49% तक पहुंच चुका है। आप सभी को बता दें कि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.56%। इसी के साथ ही 81,839 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या अब 2,89,26,038 हो चुकी है। आपको बता दें कि देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,62,521 है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में जानकारी दी है कि सोमवार को देश में कोरोना वायरस के लिए 16,64,360 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। जी हाँ, दरअसल बीते सोमवार तक कुल 39,40,72,142 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सोमवार को देश में एक दिन में 86.16 लाख यानी कि 86,16,373 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। यह अब तक दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। और वहीं एक और चौंकाने वाली खबर जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब प्लास्टिक के कचरे से बनेगी वनीला फ्लेवर आइसक्रीम। वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया तरीका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सुनने में थोड़ा अजीब है पर यह सच है। प्लास्टिक कचरा धीरे धीरे पर्यावरण के लिए नासूर बनता जा रहा है, लेकिन प्लास्टिक और पॉलीथीन की वजह से जल तो प्रदूषित हो रहा है, इसके साथ ही साथ हवा भी प्रदूषित हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक कचरे के कारण हर साल तकरीबन 1 लाख से अधिक जलीय जीवों की मौत होती है, क्योंकि नदियों से लेकर समुद्र तक प्लास्टिक और उससे निर्मित वस्तुओं के ढेर लगे हैं और ऐसे में समुद्री जीव भी हर दिन प्लास्टिक निगलने को विवश हैं। हालांकि अब लगता है कि वैज्ञानिक ने इसके सही इस्तेमाल का तरीका ढूंढ लिया है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने पहली बार प्लास्टिक के कचरे से आइसक्रीम में मिलाया जाने वाला वनीला फ्लेवर तैयार करने के लिए सफलता हासिल की है। जी हाँ, प्लास्टिक कचरे को वनीला फ्लेवर में बदलने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया गया है। एक नए अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में वनीला आइसक्रीम प्लास्टिक के कचरे से बने। जो ग्रीन केमिस्ट्री नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक प्लास्टिक कचरे से वनीला फ्लेवर बनाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ई कोली बैक्टीरिया के जीनोम में बदलाव किया। फिर प्लास्टिक से तैयार टेरिएथिलिक एसिड को बैक्टीरिया की मदद से वनीला में बदला जाता है। दरअसल वेनिलीन एक कंपाउंड होता है जो वनीला की तरह महकता है और स्वाद पैदा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनिलीन का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों में तो किया ही जाता है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक में भी इसका उपयोग होता है। वहीं फार्मा इंडस्ट्री साफ सफाई करने वाले उत्पादन और हर्बिसाइड को तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में जितनी भी वेनिलीन की सप्लाई होती है उसका 85% हिस्सा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त रसायनों से तैयार होता है, जबकि बाकी का 15% दूसरे तरीकों से बनाया जाता है। दुनिया में इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है। साल 2018 में इसकी मांग 37,000 टन थी। तो वहीं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टीफन वॉलेस कहते हैं कि हमारी इस रिसर्च से यह साबित होता है कि प्लास्टिक का कचरा एक समस्या नहीं है। तो वहीं प्रोफेसर जोएना सैडलर कहती हैं कि प्लास्टिक के कचरे से वेनिलीन बनाने का यह पहला उदाहरण है। इसकी मदद से कई उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लास्टिक से बनी आइसक्रीम को लेकर आपके क्या ख्याल हैं, इसके बारे में चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और इसी के साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे।